हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी की सभी। तो लेक्चर थर्ड में आप सभी का उसी इंथुजियाज्म के साथ स्वागत है। और जिस इंथुजियाज्म से हम लोग जिस एनर्जी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेक्चर टू हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। और तुम लोगों का भी अच्छा रिस्पांस रहा। अब देखो, हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो पोर्शन कवर किया है वो द ह्यूमन आई को कर लिया हमने। तो द ह्यूमन आई हमने लमसम लगभग सारा चीज लमसम कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो एक फेज, सेकंड फेज बोल सकते हैं, वो है द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग लाइट को हम लोग इमेजिन करेंगे, जो भी नेचुरल फेनोमेनन हो रहे हैं हमारे आसपास में वो किस तरह से हो रहे हैं। देखो, मेरा मार्कर का कैप गिर गया, ठीक है। एक मिनट, मोबाइल मेरा सॉरी कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, हम लोग क्या इस लेक्चर में हम लोग इन लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, किस तरह से क्या है, नेचुरल फेनोमेनन्स को जानेंगे कि किस तरह से वर्क करती हैं। उन सभी चीजों को जो स्टार्टिंग में हमने जो उतना सारा क्वेश्चंस लिखाया था, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग पता करेंगे। व्हाट, हाउ एंड व्हाई जो मैंने बोला था। तो चलो फटाफट से चालू करते हैं। लेट्स स्ट्रेटली डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहला है हमारा, देखो, इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट जिसको तुम लोग को पढ़ना चाहिए और जिसको अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म की मदद से हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या तुम लोगों ने पढ़ा था, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन में जाके क्या होता है कि जब लाइट है ना, लाइट कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या बोलते हैं, पास कर जाता है, एकदम पास कर जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अगर ज्यादा डेंस हुआ तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, अगर ज्यादा मतलब कम डेंस हुआ तो नॉर्मल से क्या बोलते हैं, हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम लोग जानते होंगे। तो हम लोग प्रिज्म को जानेंगे, प्रिज्म में किस तरह से बिहेवियर पैटर्न शो होता है। जैसे इसके पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा ग्लास स्लैब की मदद से, कि ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शंस को हम लोग देखते थे। यहाँ पे अपन जानेंगे कि रिफ्रैक्शन को हम लोग को पढ़ना है किसके थ्रू, प्रिज्म में। तो हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे लाइट को और फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों को जानने से पहले हमारा बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए क्या कि सर ये प्रिज्म क्या है, प्रिज्म आप बोल किसको रहे हैं। तो चलो सबसे पहले प्रिज्म जान लेते हैं। देखो, पहली बात ये क्या बोलते हैं, ऐसा चीज होगा जिसके पास टू ट्रायंगुलर बेसिस होगा, ट्रायंगुलर बेसिस, ठीक है। ग्लास की बनी होंगी, कांच की बनी होंगी, ठीक है। थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, ठीक है। थ्री लेटरल सरफेसेस हो गए रेक्टेंगुलर, इंक्लाइंड टू इच अदर, ठीक है। सब लोग नोट्स बनाएंगे, सब लोग नोट्स बना लो। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, द एंगल बिटवीन टू lateral faces is called the angle of the prism। ये कुछ बेसिक बातें बताएं। हम बोले कि प्रिज्म क्या है, कांच का बना हुआ होगा जिसमें दो ट्रायंगुलर बेसेस होंगे, थ्री रेक्टेंगुलर बेसेस होंगे, ठीक है। मतलब ट्रायंगुलर बेसेस किस तरह से होंगे, एक लेट से बेस ये बना देते हैं, ठीक है, और एक लेट से बेस हम ये बना देते हैं, ठीक है, और इन सबको जोड़ दो तो क्या हो गया, एक तरह का प्रिज्म बन गया है। ये दिख रहा है, एक तरह का प्रिज्म बन गया, इट इज अ प्रिज्म। समझ में आया सबको। सो देखो, टू ट्रायंगुलर बेसिस की बात की थी तो एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया।
और फिर 3 रेक्टेंगुलर बेसिस की बात की थी, तो फेस 1, फेस 2 एंड इस साइड से फेस 3, दो तीनों के तीनों इंक्लाइंड है ईच अदर पे। और बोला था एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि दो लेटरल फेसेस, यानी एक लेटरल फेस ये है, दूसरा लेटरल फेस ये है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफली इसको हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि किस तरह से होता है। सो अपन टॉपिक हल्का सा यहाँ पे डाल लेते हैं कि हम लोग हल्का सा टॉपिक डाल लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म किस तरह से हो रहा है, हम लोग डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, ओके, अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो लेट से एक प्रिज्म था, लेट से कोई एक प्रिज्म था, मतलब प्रिज्म कुछ ऐसा रहा होगा कि दो ट्रायंगुलर बेसेस, ठीक है, दो ट्रायंगुलर बेसेस होंगे और आपस में कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक फेस को देख रहे हैं, इधर से मान लो लाइट गया होगा इस पे और इधर में कुछ हुआ होगा, फिर इधर से ऐसे निकला हुआ होगा, तो उसी को हम लोग एक फेस से देख रहे हैं। ठीक है ना, फ्रंट साइड से देख रहे हैं। अगर इसको ए कंसिडर करें, इसको बी कंसिडर करें, इसको सी कंसिडर करें, तो हम लोग फ्रंट फेस से देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ये ए बी सी एक प्रिज्म है और ये मेरा इंसिडेंट लाइट है। और यहां से देख रहे हो कि ये लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ये सरफेस है ए बी, फिर यहाँ से एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है और वहां से क्या हुआ कि ये रिफ्रैक्शन शो किया, रिफ्रैक्शन शो किया, लाइट जो है वो बेंड किया, जाना चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अंदर का प्रिज्म है, ग्लास से बना हुआ है, तो क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, एक्चुअली में है क्या, नॉर्मल है, तो नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड किया, तो ये बेंड किया और उसके बाद फिर वापस से इसको एयर मिल गया, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ एनोटेशंस हैं। देखो, यही होता है कि जब एक प्रिज्म को कंसीडर करोगे तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कुछ इसी तरीके से होता है कि इन अ प्रिज्म लाइट विल एंटर फ्रॉम वन एंड एंड विल रिफ्रैक्ट, ओके, एंड विल इमर्ज एट एन एंगल फ्रॉम द अदर एंड। कुछ इसी तरह से होता है। ये एक प्रिज्म है ए बी सी। ठीक है, चीजों को इसमें जानते हैं कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपने एनसीईआरटी का बुक खोल सकते हो, जिसमें तुमको प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन दिख जाएगा, उसमें डायग्राम तुमको दिख जाएगा पेज 192 पे। ठीक है, पेज 192 पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पीई है, क्या है, जो पीई है वो हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो तुम्हारा ईएफ है, ईएफ दिख रहा है, ईएफ, पीई, ईएफ, ईएफ क्या है तुम्हारा, बेसिकली अंदर में रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या है, अंदर में रिफ्रैक्टेड रे है, उसको रिफ्रैक्टेड रे कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट एफ एस, ठीक है, एफ एस जो है वो क्या है तुम्हारा, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे हुआ। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा एंगल ए, एंगल ए, ये वाला जो एंगल है इसी को हम लोग बोल रहे थे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, याद है, देखो अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे यहाँ पे, द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो, एक लेटरल फेस ये हुआ, एक लेटरल फेस ये हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखो एंगल आई, एंगल आई दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा होगा, देखो नॉर्मल है ये, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री बना रहा है ना इस प्लेन से, तो ये एक नॉर्मल खींचा होगा। तो जो हम इंसिडेंट लाइट भेजे हैं वो किस एंगल से भेजे हैं वो कैसे पता चलेगा, इसी नॉर्मल से ही नापेंगे ना हम लोग, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द नेक्स्ट इज आर, तो आर को क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो नॉर्मल से कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें ई, ये ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एक और तुम्हें दिख रहा होगा डी,
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की इसको बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि जाना था इस, देखो अगर अगर जनरली बात की जाए कि अगर ग्लास स्लैब से अगर हमको पार करना है तो लाइट रे अगर हम इस तरह से इंसिडेंट किए थे तो इसको इसी तरीके से निकल जाना चाहिए था। एक्चुअल पाथ ये है, पर हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमर्जेंट रे है अगर उसको हम लोग ऐसे पीछे ड्रॉबैक करें और मिला है तो फिर पता चलेगा कि हमको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन गया है ऐसे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ टू बी फॉलोड एंड द क्या बोलते हैं, पाथ फॉलोड एक्चुअली। ठीक है, जो इसको पाथ फॉलो करना चाहिए था लेकिन नेचुरली में नेचर में देखा गया कि पाथ उसने ये फॉलो किया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना अपने पाथ से डेविएट किया, कितना अपने पाथ से डेविएट किया, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। सो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये होता क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर इसको पढ़ाने का मकसद क्या था? देखो इसको पढ़ाने का मकसद ये था कि अगर तुम दिमाग में अभी से एक क्वेश्चन सोचो, एक तुमको शायद बताए भी थे कि क्या बोलते हैं, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए, रेनबो फॉर्मेशन, अगर इस चीज को अगर तुमको समझना है कि रेनबो आखिर किस तरह से फॉर्म होता होगा, तो इसके बेसिक को समझने के लिए तुमको, मतलब इसके बेस को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये होता कैसे, ये फिनोमेना, ये तुमको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आना बहुत बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बताएंगे, उससे तुमको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले। रेनबो फॉर्मेशन की साइंस को समझने के लिए पहले तुमको कुछ बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा, एक फेनोमेनन को जानना पड़ेगा, नेचुरल प्रोसेस को जानना पड़ेगा। टॉपिक डालो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, dispersion of white light by a glass prism। अब देखो हम तुमको पता है भले कि उस तरह से जैसे वो हम एक सिंगल रे को कंसिडर किए थे पिछला केस में। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, लेट से रेड लाइट को अगर तुम उस तरह से डालोगे तो फिर रेड ही लाइट उधर से निकलेगा, ग्रीन लाइट को डालोगे तो ग्रीन ही लाइट निकलेगा। पर एक केस होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब व्हाइट लाइट के केस में। किसमें? व्हाइट लाइट के केस में, और किसी केस में नहीं होता। व्हाइट लाइट के केस में ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक प्रिज्म है। क्या है? ये एक तुम्हारा प्रिज्म है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? प्रिज्म है। और यहां से तुमने क्या किया कि एक लाइट को यहाँ पे ट्रांसफर किया है, इस सरफेस पे एक लाइट को तुमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया है। तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन होने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये टूट जाता है। ठीक है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये टूट जाता है, जिसमें कि नीचे में होता है तुम्हारा वॉयलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और ऊपर में सबसे ज्यादा रेड। इसको बोलते हैं विबग्योर भी बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहां से हम लोग यहां से क्या किए हैं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट किए हैं। क्या किए यहाँ पे? व्हाइट लाइट को इधर से हम लोग इंसिडेंट करवा, और यहां पे हमें क्या देखने को मिला? स्पेक्ट्रम देखने को मिला। क्या देखने को मिला? स्पेक्ट्रम देखने को मिला। थोड़ा सा इसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्रीफ में इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म स्प्लिट्स द इंसिडेंट व्हाइट लाइट। देखो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल चीज है, सारा का सारा चीज इमेजिन कर सकते हो और अच्छे से समझ में आएगा। इधर थोड़ा सा इमेजिन करो सारी चीजों को।
इंसिडेंट व्हाइट लाइट, ठीक है, इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। यही चीज बोले कि प्रिज्म जो है वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है। जो कलर्स जो हमें दिखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? विब गयोर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विब गयोर। वी फॉर वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट। आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये कुछ होता है, ठीक है, सिंटेक्स यही है। द बैंड ऑफ द कलर्ड, सब लिखते जाओ, द बैंड ऑफ द कलर्ड components, the band of the color components of a light beam is called its spectrum। तो ये बोल रहा है कि द बैंड जो एक लाइट का कलर का बैंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द फेनोमेनन, इसको डब्बे में डाल देते हैं, चलो। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग, light into its component colors is called dispersion। देखो जो आप बैंड ऑब्टेंड हो रहा है कलर का, उसको तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। पर ये जो फेनोमेनन है ना, जिसमें व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके उनके कंपोनेंट्स कलर में तोड़ा जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। याद रखना, ठीक है, डिस्पर्शन उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। रेड लाइट बेंड्स लीस्ट, ठीक है, while violet the most। ध्यान से देखो, ये बैंड है, अगर तुम देखोगे तो ये वॉयलेट जो है वो ज्यादा मुड़ा है, वॉयलेट जो है वो ज्यादा टिल्ट किया है, रेड बहुत कम टिल्ट किया। तो वही चीज लिखे हैं कि रेड लाइट बेंड्स लिस्ट, रेड लाइट जो है बहुत कम मुड़ा, जबकि वॉयलेट जो है मुड़ा तो सभी है, लेकिन रेड बहुत कम मुड़ा और वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा मुड़ा है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइजैक न्यूटन के बारे में भी लिखा हुआ है, उसको भी मेरे ख्याल से तुम लोग को नोट डाउन करना चाहिए कि आइजैक न्यूटन ने इसी के आगे और क्या क्या किया कि फर्स्ट, पहले उन्होंने इन प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा, ठीक है। ही फर्स्ट प्लेस्ड प्रिज्म टू गेट मोर कंस्टिट्यूएंट colors but not got any more color, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई एक प्रिज्म का उपयोग करके हम व्हाइट लाइट को तोड़ दे रहे हैं उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, तो हो सकता है एक और अगर हम प्रिज्म इसके आगे लगा दें कुछ इस प्रकार से, तो इसके भी कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये टूट जाए कि ये भी कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वही कलर्स मिले, ठीक है। देन ही प्लेस्ड, अब उन्होंने ओरिएंटेशन को चेंज किया, एक दूसरे को इन्वर्टेड पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन पे करने से क्या हुआ इस बार कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रुक जाओ एक मिनट, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्रिज्म था, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिज्म था
और फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक व्हाइट लाइट भेजा और इसी के एडजेसेंट में एक और यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया। तो क्या होगा, यहाँ से कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये टूटा होगा और फिर वापस इसमें गया होगा। तो टूटने के बाद वापस गया ना, तो वापस से यहाँ से वही कलर्स भी निकले। समझ में आ रहा है, कलर्स वही सेम ही निकले। ठीक है, जो यहाँ पे विबग्योर निकला था ये भी यहाँ पे विबग्योर ही निकला। लेकिन सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन पे उन्होंने रखा। किस तरह से, इन्वर्टेड पोजीशन पे। अब उन्होंने जब यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया तो उन्होंने पाया कि यहाँ से लाइट टूट तो रही थी, ठीक है, ये लाइट टूट तो रही थी, पर वापस क्या बोलते हैं, ये वापस यहाँ से, ठीक है, ये वापस यहाँ से जुड़ के व्हाइट लाइट में ही निकल जा रहा था। मतलब जो यहाँ पे व्हाइट लाइट था, ठीक है, वो यहाँ पे बैंड ऑफ कलर्स में ही नहीं, बैंड ऑफ कलर्स ही मिल रहा था यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे व्हाइट लाइट इन्होंने यूज किया और इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन रखा तो हमें यहाँ पे वापस से व्हाइट लाइट ही मिला। तो यहां से इन्होंने एक चीज कंक्लूड किया कि भाई व्हाइट लाइट जो है वो इन्हीं 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। सो ही फाउंडेड white light is emerging from second prism से उनको लगा, मैंने मिला कि व्हाइट लाइट ही निकल रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रिज्म से उनको व्हाइट ही लाइट मिला। तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि सनलाइट जो कि एक व्हाइट लाइट है, सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। कितने? 7 कलर्स। तुमने जरूर एक बार न्यूटन डिस्क का भी नाम सुना होगा। जिन्होंने एक डिस्क लिया था उन पे उन्होंने 7 कलर को, ठीक है, इन 7 कलर को इक्वल डिग्री में डिवाइड किया हुआ था और बीच में एक एक्सेल दिया हुआ था और उसको स्पीड रोटेट किया था। तो जब स्पीड रोटेशन किया गया उसके बाद फिर देखा गया तो वो व्हाइट लाइट ही दिख रहा था। ठीक है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा था और जैसे जैसे स्पीड वापस स्लो हो रहा था तो वापस क्या हो जा रहा था कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ही रह जा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि भाई व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं रेनबो फॉर्मेशन पे। ठीक है, किस पे? रेनबो फॉर्मेशन पे। अब फाइनली तुम लोग को जवाब मिलेगा कि रेनबो आखिर बनता कैसे है। रेनबो बनता कैसे है? देखो डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं लेट से। ठीक है, होता ही है ना कि जब बारिश होता है तो एटमॉस्फेयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो सनलाइट जब यहां से पास करता है इन ड्रॉपलेट से तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है और प्रिज्म का काम क्या है कि उसको कंस्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ना। ठीक है, तो चूंकि ये सर्कुलर शेप में है तो वो एक बो की तरह, ठीक है, बो का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एरो की तरह। मतलब एक्चुअली वो पूरा सर्कुलर फॉर्म करता है, रेनबो नहीं होता है। मतलब अगर स्पेस से देखोगे तो पूरा सर्कुलर फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ जमीन पे रहते हैं इसलिए हम लोग को आधा दिखता है तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा रेनबो है। ठीक है, रेनबो जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब पूरा वो सर्कुलर होता है, बो नहीं होता है। मतलब समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है तो यही हम लोग को रेनबो दिखता है। ठीक है, बस यही है कि तुम्हारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। इसी चीज को लिख देते हैं कि आफ्टर रेन शावर dispersion of sunlight by tiny droplets present in atmosphere happens resulting
फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, आफ्टर रेन शावर डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, डिस्पर्शन कैसे होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स की वजह से वो प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हैपेंस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, और क्या है इसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स में जो डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है? दे एक्ट्स एज स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक प्रिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए देखोगे कि रेनबो ऑलवेज formed in opposite direction। ठीक है, opposite direction of sun। हमेशा देखोगे कि सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही तुम्हारा रेनबो मिलेगा। ये मान लो सन है तो रेनबो जो होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही तुमको मिलेगा। ये क्या है? ये तुम्हारा सन है और ये क्या है? तुम्हारा टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये क्या है? तुम्हारा रेनबो। ठीक है, याद रहेगा? तो दिस इज हाउ रेनबो फॉर्मेशन हैपेंस। ठीक है, फटाफट से इसको रिमूव करते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने तरह के रिफ्रैक्शन हो रहे हैं ना, उन सब चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डालो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहां से बहुत सारी चीजों का खुलासा होने वाला है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहला फेनोमेनन जो तुम लोग को हम लोग रियलाइज कराना चाह रहे हैं वो क्या है? यू माइट हैव सीन, तुमने जरूर देखा होगा। क्या तुमने क्या देखा है? apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire radiator। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपने शायद अवश्य देखा होगा कि जहां पे मान लो कि जल रहा है कोई चीज, कोई रेडिएट कर रहा है एनर्जी। मान लो ये लकड़ी है, दिख रहा है लकड़ी? नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है लकड़ी, और ये मान लो ऐसे ऐसे जल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जल रहा है ये लकड़ी। तो इसका ऊपर वाला जो एयर होगा, इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होगा, अगर इसके थ्रू अगर तुम देखोगे तो कैसा लगेगा तुमको? बहुत सारी चीज हिलते हुए नजर आएगा। या गर्मियों के दिन में कभी तुमने देखा हो, गर्मियों के दिन में तुम अगर रास्तों पे देखोगे तो तुमको सारा चीज ऐसे हिलते हुए मतलब हिलते हुए नजर आएगा। यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं कि एपरेंट रैंडम वेवरिंग, दिख रहा है, वेवरिंग या फिर फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुमको देखने को मिलता है। कब? जब एक टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर में, ठीक है, ये जो हॉट एयर, इसके ऊपर में हॉट एयर का स्ट्रीम होगा ना, ठीक है, एक फायर रेडिएटर है, तो इसके अभाव में जो यहाँ से देखोगे तुम, इसके थ्रू देखोगे तो तुमको वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चलो फटाफट इस चीज का भी आंसर हम लोग निकालते हैं। देखो सबसे पहला ये होता है क्योंकि ड्यू टू, क्यों होता है भाई? जो हॉटर एयर होता है, हॉटर एयर, ये तो पता चल रहा है कि लेट से यहाँ पे आग जल रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन में जो एयर होगा
वो ज्यादा गर्म होगा कंपैरेटिवली उसके सराउंडिंग में जितना एयर है, ठीक है। तो द हॉटर एयर, ठीक है, द हॉटर एयर जस्ट अबव द फायर, जस्ट अबव द फायर, मतलब जहां जल रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा हॉटर एयर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, लाइटर, हल्का हो जाएगा, पहला बात। दूसरा लेस डेंस, ठीक है, और लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आग जल रहा है, फायर के जस्ट ऊपर वाला जो एक एयर का लेयर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर का जो एयर का लेयर होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म होने के कारण हम लोग जानते हैं क्या होता है, गर्म हवा हल्का हो जाता है तो ये लाइटर हो जाएगा, पहला बात। दूसरी बात लेस डेंस हो जाएगा। तीसरी बात इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? या फिर आगे वाला जो सराउंडिंग के जो एयर है, ठीक है, तो किसके कंपेयर कर रहे हैं, देन द कूलर एयर, देन द कूलर एयर अबव, जो ऊपर में जो ठंडा थी पंखा, ठंडा वाला जो इसके कंपैरेटिवली जो कूलर एयर है ना उसके ऊपर में, उससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो होता क्या है, इससे होता क्या है वो हम लोग जानते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, while light passes to less dense or vice versa, resulting in flickering of objects, ठीक है। तो जब लाइट इन मीडियम से पास करेगा जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, देखना ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि लाइट जो है वो हमारे आंखों तक आ रही है, तो मान लो कि लाइट पहले इधर इससे क्या होगा, पेनिट्रेट होते हुए इस मीडियम में, और उसके बाद फिर इस मीडियम में गया होगा। तो यहाँ पे पहला बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है, लेस डेंस से डेंस में जाओ चाहे डेंस से लेस डेंस में जाओ, वो रिजल्ट करता है तुम्हारा फ्लिकरिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुमको हिलता हुआ दिखेगा, या फिर थोड़ा धुंधला दिखेगा, या फिर हो सकता है तुमको थोड़ा क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग करते हुए, वेवरिंग करते हुए दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? इसका मूल कारण यही है कि जब लाइट एंटर करता है, लाइट जब आता है, तो जब अलग अलग प्रकार के अलग अलग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के जब उसको मीडियम मिलता है, तो उनसे पास होते हुए लाइट कभी बेंड होता है, कभी सीधा होता है, कभी बेंड होता है, कभी सीधा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो पढ़े हैं हम लोग कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन अमाउंट अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पे आया तो ये लेस डेंस था, तो यहाँ पे हल्का थोड़ा सा मुड़ा, ये ज्यादा डेंस था, जितना नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा डेंस हो ले जाएगा। ठीक है, तो कहीं फिक्स नहीं ना है, कभी कम मुड़ रहा है, कभी ज्यादा मुड़ रहा है, कभी कम मुड़ रहा है, कभी ज्यादा मुड़ रहा है, और उसी हिसाब से हमारे आंखों तक भी वो रोशनी आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को फ्लिकरिंग या फिर वेवरिंग दिखता है। तो क्या बोलते हैं, चेंज इन द रिफ्रैक्शन की वजह से जो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, उसी की वजह से हम लोग को ये देखने को मिलता है वेवरिंग या फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी को कोई दिक्कत, पेट में दर्द, तकलीफ तो बोल देना, हाजमा की गोली भिजवा दूंगा घर पे। ठीक है, यहां से एक और हम लोग को एक और चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, या फिर पूरा इरेज ही कर लेते हैं, एक मिनट रुको। ओके,
अगर पोजिशनिंग ऑफ स्टार्स एक और यहाँ पे फिनोमिनन है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपने बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, पता नहीं किया है कि नहीं तुम लोगों ने किया है ये चीज, लेकिन होता ये है ना कि जब आप स्टार को देखते हो ना, जब आप स्टार को देखते हो तो उसका पोजिशनिंग होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। पोजिशनिंग अलग होता है कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा हम लिख के बता देते हैं ज्यादा बेटर होगा। जैसे मतलब स्टार यहाँ पे रहेगा लेकिन यहाँ पे उसका एपरेंट पोजीशन यहाँ पे हम लोग को पता चले, मतलब हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे है, समझ रहा है, हम लोग को लगेगा यहाँ पे, एक्चुअली स्टार यहाँ पे होगा, ठीक है, उसका जो रे होगा वो इस ऐसे आना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या होता है कि हम लोग को ऐसे आता हुआ दिखता है, हम लोग को इस तरह से थोड़ा आता हुआ दिखता है क्योंकि लाइट रे थोड़ा बेंड कर जाता है, ठीक है ना, लाइट रे बेंड कर जाता है तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसे आता हुआ दिखता है। तो जिस तरह से आता हुआ दिखेगा तो वहीं पे हम लोग को पोजीशन लगता है कि स्टार वहीं पे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा लिख के हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है क्या, जब स्टार लाइट, ठीक है, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। जैसा कि तुम लोग भी जानते हो कि पृथ्वी पे जैसे नीचे आते जाओगे तो क्या होता है कि हवा होता है जितना बहुत ज्यादा डेंस होते जाता है, ऊपर जितना जाते जाओगे हवा क्या होता है, डेंसिटी कम होते जाता है। तो जैसे जैसे डेंस होते जाएगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होते जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे रिफ्रैक्शन तो बहुत तगड़ा होगा, ठीक है ना, वहां पे तो रिफ्रैक्शन तगड़ा होगा और कंटिन्यूअस होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए स्टार लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो वो कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन से होते हुए गुजरता है, ठीक है। बिफोर इट reaches the अर्थ तक पहुंचने से पहले काफी ज्यादा रिफ्रैक्शन का वो सामना करता है। द apparent position of the star, ठीक है, is slightly different फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। यही चीज बोल रहे हैं कि उस रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसका एक्चुअल पोजीशन है स्टार, ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, लेकिन हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे है स्टार, इस पोजीशन पे हम लोग को नहीं लगेगा, हम लोग को लगेगा कि यहाँ है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, लाइट बेंड कर जा रहा है, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। एपरेंट पोजीशन थोड़ा अलग होता है उसका एक्चुअल पोजीशन से, यही चीज लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे जब ट्रैवल कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले तक, ठीक है। पोजीशन ऑफ स्टार्स appears slightly higher, मतलब above than its actual position। जो उसका एक्चुअल पोजीशन होगा उससे जो उसका एपरेंट पोजीशन होगा जो हम लोग को दिखेगा वो थोड़ा ऊपर में होगा। पोजीशन ऑफ स्टार is not stationary, ठीक है, but keeps on changing due to uncertainty of physical condition of अर्थ एटमॉस्फेयर। बोलना ये चाह रहा है कि जो स्टार का पोजीशन होता है, देखो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। देखो
जो स्टार का जो पोजीशन होता है, बोल रहा है द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इज नॉट स्टेशनरी। ये भी बोल रहा है कि आज अगर यहां दिखा है तो कल तुमको वहां पे भी दिख सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो फिजिकल कंडीशंस है, अर्थ का जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, पर डे चेंज होते रहता है, पर डे चेंज होते रहता है, ठीक है ना, पर डे चेंज होते रहता है। आज का तापमान कुछ अलग रहेगा, कल का तापमान कुछ अलग रहेगा, परसों का तापमान कुछ अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? घंटा घंटा सेकंड सेकंड पे चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि स्टार्स का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। ठीक है, अनसर्टेन होता है, स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है कि मतलब आज अगर यहां दिखा तो कल भी हमको यही दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत दूर से आना होता है, बहुत दूर से आना होता है, और दूर से आना होता है ना तो कंटिन्यूअसली कभी इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन का उसको सामना करना पड़ता है। जब अर्थ के सरफेस में, जैसे मान लो कि तुम लोग पढ़ा होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, कितना सारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है, 5-6 पार्ट है। ठीक है, तो उन सभी को पेनिट्रेट करते हुए उसके बाद फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है, और सबका डेंसिटी अलग अलग है, सारे लेयर्स का डेंसिटी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है एयर के। समझ आ रहा है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या हो रहा है वहां पर, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग को इसकी वजह से जो उसका जो हम लोग को दिखता है ना, जो हम लोग को दिखता है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर में दिखता है उसके ओरिजिनल पोजीशन से। कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या है भाई झंझट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या झंझट है, इसका भी कुल मिला के बात यही है, कुल मिला के बात यही है। ठीक है, क्या है भाई कुल मिला के बात, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। देखो, सिंस स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर पे हैं। दूसरी बात वो पॉइंट साइज्ड है। ठीक है, पहली बात वो दूरी पे है, दूसरा वो पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, द apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers। यहां से तुमको समझ में आ गया होगा क्यों, कैसे बोलना चाह रहे हैं, क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। दैट्स वाई, इसी चलते स्टार sometimes appear brighter, ठीक है, and at some time कभी कभी and at some time fainter नहीं, फेंटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्विंकल कर रहा है, ट्विंकलिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है सर, क्या बोलेगा फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मेन रीजन क्या है, देखो अपने से सोचना है, तो दिमाग में सोचना है। क्या स्टार्स बहुत ज्यादा दूर हैं? हम बोलेंगे हाँ सर दूर तो है। क्या पॉइंट साइज्ड हैं सोर्स ऑफ लाइट, मतलब हमारे लिए वो तो मतलब एक्चुअली तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो जो है वो पॉइंट साइज्ड है ना, बहुत छोटे हैं, तो वहां से वो सोर्स ऑफ लाइट उनको हम लोग बहुत पॉइंट साइज मानते हैं। तो उन लोग का जो एपरेंट पोजीशन होता है ना स्टार्स का, वो फ्लक्चुएट करते रहता है। क्यों? बिकॉज अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटरिंग स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। जैसे बहुत पॉइंट साइज है ना, और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन से होते हुए हमारे आंखों तक आते हैं, और कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है मौसम। हम बताए कि जैसे जैसे तुम हाइट चेंज होते जाएगा उसी तरह से तुम्हारा चेंज होते जाता है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो क्या होता है कि कभी आ रहा है आंख में, आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी वो लाइट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी स्टार्स जो होते हैं वो ब्राइटर कभी दिख गया, मतलब अगर अच्छा से आया आंख में, वो लाइट पहुंच गया तो वो थोड़ा ब्राइटर दिखेगा। अगर बहुत कम लाइट हमारी आंखों को प्रदान हुआ तो वो थोड़ा फेंटर दिखेगा, मतलब हल्का हल्का दिखेगा सनलाइट। तो कहीं कभी मान लो कि ब्राइटर दिख रहा है, कभी हल्का दिख रहा है, कभी ब्राइटर दिख रहा है, कभी हल्का दिख रहा है। तो इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं कि ट्विंकलिंग इफेक्ट। यही तो है ट्विंकलिंग इफेक्ट कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। तो सर एक बात बताइए कि सर जो प्लैनेट्स हैं, उन लोग काहे नहीं ट्विंकल करते हैं? वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखो बहुत कमाल का चीज बता रहे हैं, अगर बुद्धि होगा तो अच्छे से समझोगे, ठीक है, अच्छे से समझोगे। देखो सबसे पहली बात ये सोचो कि प्लांट मतलब अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो उस हिसाब से तो प्लैनेट्स को भी ट्विंकल करना चाहिए। यहां से तो क्या बोलते हैं, मरकरी भी दिखता है, सॉरी बोल रहे हैं मार्स भी दिखता है, वेनस भी दिखता है, तो सर वो सब क्यों नहीं ट्विंकल करता है? उसका रीजन क्या है? सबसे पहला बात, दे आर नॉट एट डिस्टेंस। सबसे पहली बात वो ज्यादा दूर नहीं है एज कंपेयर टू स्टार्स, ठीक है, हम स्टार से बोल रहे हैं। दे आर मच क्लोजर, ठीक है, स्टार से कंपेरिजन कर रहे हैं, दे आर मच क्लोजर। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ light entering our eye, ठीक है, from all individual point size sources will average out to 0, thereby nullifying the twinkling effect। क्या लिख दिया सर, नहीं समझ में आया। देखो एक काम करो, जैसे मान लो कि हम लोग क्या सबसे पहले मान के चल रहे थे कि दे आर वेरी डिस्टेंट और बहुत पॉइंट साइज्ड है। तो ऐसा मान के चलो कि क्या बोलते हैं, जो प्लैनेट्स है उसको भी सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं लाइट मान के चलो, और उन लोग को भी पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट मान के चलो, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अच्छा मान लो सबसे अगर रोशनी आ रहा होगा तो हमारा जो आई है वो कंप्लीटली फेच कर पा रहा होगा सारे को, समझ में आ रहा है, कंप्लीटली फेच कर पा रहा होगा जितना भी लाइट आ रहा होगा, ठीक है। तो जो लाइट आ रहा है ना, जो सबसे लाइट आ रहा है हमारे आंखों में, तो होता ये है ना कि जो वेरिएशन होता है, जो इसमें वेरिएशन हो रहा था वो एक सोर्स ऑफ लाइट से हो रहा था, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। यहाँ पे बहुत सारे से हो रहा है, मान लो कि 10 थे, उसमें से 4 तो मान लो फ्लिकर किए या 4 से मान लो डेविएट कर गए, लेकिन 6 तो बचे ना, 6 से तो लाइट आ रहा है ना, पॉइंट सोर्स से लाइट आ रहा है, तो वो लोग क्या करेगा कि नलीफाई कर देगा ट्विंकलिंग इफेक्ट को पूरी तरीके से, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। समझ में आया सबको समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये फेनोमेनन था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अपने से क्या बोलते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो विजुअलाइज करना अपने आसपास में या फिर क्या बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और अदर जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हाँ जितना भी क्वेश्चंस तुम लोगों को बताए थे वो सारा का सारा तुम लोग खुद से अपने वर्ड्स में आंसर को लिख सको। जितना भी क्वेश्चन लिखवाए थे सारे का सारा क्वेश्चंस का आंसर तुम खुद से अपने वर्ड्स में अगर तुम लिख पा रहे हो तभी समझना ये लेक्चर तुम लोग का काम के लिए रहा, वरना कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना भी क्वेश्चंस था सबका आंसर एक बार लिखने की जरूर कोशिश करना नोटबुक में,
ठीक है, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना। अच्छा, ट्विंकलिंग हो रहा है स्टार्स का, क्यों हो रहा है सर? अच्छा सर बताए थे एटमॉस्फेरिक में रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। क्या बोलता है, पॉइंट सोर्स होता है, तो वहां से लाइट ट्रैवल करना चालू करता है, और अर्थ में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो क्या बोलता है, लाइट जो है कभी आता है आंख में, कभी नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो मान लो कि बहुत ज्यादा लाइट आया, तो अगर कंप्लीटली लाइट पहुंचा तो उस वक्त हमको ब्राइटर दिखेगा स्टार। और अगर बहुत कम लाइट पहुंचा हमारे आंखों तक, तो उस वक्त क्या दिखेगा हमको, बहुत कमजोर, मतलब बहुत हल्का दिखेगा स्टार। ठीक है, तो वही ब्राइटर होना और हल्का होना, इसी को हम लोग ट्विंकलिंग बोलते हैं। इस तरह से अपने वर्ड्स में फॉर्म करके जिस तरह से जो भी तुमको समझ में आया अपने तरीके से जरूर लिखना, ठीक है। तभी समझना ये चैप्टर तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीटली लाइफ बेस्ड है, ठीक ना। ऐसा चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा तोप चीज बता रहे हैं, ठीक ना, स्पेस का खूब वगैरह चीज बता रहे हैं, ऐसा भी कुछ चीज नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है। तो इन सब चीजों को कोशिश करो कि बहुत अच्छे से समझ पाओ, और ऐसा समझ पाओ कि दूसरे को समझा दो, समझ गया। ऐसा पढ़ाई करो कि दूसरे को समझा दो, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।